हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम दक्षिणी भारत के संगम काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम संगम काल से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं आपको इस वीडियो में देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर संगम काल से प्रश्न बनेगा तो इस वीडियो से आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। मैंने सारे महत्वपूर्ण तथ्य इस वीडियो में कवर किए हैं, तो पहले आप पूरी वीडियो को एंड तक देखें और लास्ट में PYQ क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़रूर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दक्षिणी भारत का इतिहास, जिसमें कि आज हम संगम काल को पढ़ेंगे, जो कि 100 से 300 ईस्वी तक या कई कई जगह पर 250 ईस्वी दे रखा है। इस काल तक संगम काल का शासन था। तो चलिए संगम काल को हम जानते हैं कि संगम काल क्या था, संगम का अर्थ क्या है, कौन कौन से वंश इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। संगम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सभा, संघ या परिषद। तो संगम का अर्थ क्या होता है? सभा, संघ या परिषद। संगम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नैनार अप्पार ने किया था। किसने किया था? नैनार अप्पार ने संगम काल का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। संगम साहित्य में चेर, चोल व पांडे इन 3 महत्वपूर्ण राज्यों का वर्णन मिलता है, जो कि कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित थे। और जो चेर राजवंश था वह संगम साहित्य का या संगम काल का सर्वाधिक प्राचीन राजवंश था। प्राचीन काल में पांड्य शासकों के शाही संरक्षण में कुल 3 संगम या सभाओं का आयोजन किया गया, जिनमें रचित साहित्य को संगम साहित्य नाम दिया गया। तो किनके संरक्षण में संगम का आयोजन हुआ? पांड्य शासकों के संरक्षण में। लेकिन इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि इनको संरक्षण प्रधान पांड्य शासकों ने किया था, लेकिन संगम साहित्य से सर्वाधिक जानकारी सर्वाधिक प्राचीन राजवंश चेर वंश की प्राप्त होती है। किसकी प्राप्त होती है? चेर वंश की। लेकिन इनको संरक्षण किन्होंने प्रदान किया था? तीनों संगमों को, तो पांड्य शासकों ने। तो आगे चलते हम। संगम काल में 3 संगम आयोजित हुए थे या 3 सभाएं आयोजित हुई थी तमिल कवियों के द्वारा। तो हम उन सभाओं को देख लेते हैं कि ये सभाएं या संगम कौन से स्थान पर आयोजित किए गए थे तथा इनके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो चलिए, जो प्रथम संगम है वह दक्षिणी मदुरई में आयोजित किया गया था, तथा जो इसके अध्यक्ष थे वो ऋषि अगस्त्य थे। कौन थे? ऋषि अगस्त्य। ये ऋषि अगातियार नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अगस्त्य। फिर द्वितीय संगम हुआ, यह कपाटपुरम में आयोजित हुआ था, तथा जो इसके अध्यक्ष थे वो थे तोलकाप्पियर। और आपको इसी के साथ ध्यान रखना है कि तोलकाप्पियर ने तोलकाप्पियम, जो कि प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है, इसकी रचना की थी, जिसको तमिल साहित्य की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और जो प्रथम संगम हुआ था, इससे एक भी साहित्य उपलब्ध नहीं है, वर्तमान में नष्ट हो चुके हैं। सिर्फ द्वितीय संगम का ही एकमात्र तोलकाप्पियम ग्रंथ प्राप्त हुआ है, जिसकी रचना तोलकाप्पियर ने की थी, और यह एक प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है। फिर तीसरे पे आ जाते हैं हम। तो तीसरा संगम उत्तरी मदुरई में आयोजित हुआ था, तथा इसकी अध्यक्षता नक्कीरार ने की थी। और तोलकाप्पियम के अलावा जो भी संगम साहित्य हमें संगम काल के प्राप्त होते हैं, उनकी रचना तृतीय संगम में की गई थी। तो आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक प्राचीनतम तमिल व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो तोलकाप्पियम है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें नोट में ये चीज़ें हैं तो हम देख लेते हैं इनको एक बार। प्रथम संगम का एक भी साहित्य वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। द्वितीय संगम का एकमात्र प्राप्त साहित्य तोलकाप्पियम है, जिसकी रचना किन्होंने की थी? तोलकाप्पियर ने की थी, और यह सर्वाधिक प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है।
अन्य सभी साहित्यों की रचना तृतीय संगम में, जो कि उत्तरी मदुरई में नक्कीरार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, से प्राप्त होते हैं। संगम साहित्य, आपको ध्यान रखना है कि जो संगम साहित्य हैं वह धार्मिक साहित्य नहीं है। ये पूछा जाता है कि धार्मिक साहित्य है या नहीं है, तो जो संगम साहित्य धार्मिक साहित्य नहीं है। तो आगे चलते हैं। जो संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं उनको हम देख लेते हैं। तो पहला ग्रंथ है तोलकाप्पियम, जिसकी रचना तोलकाप्पियर ने की थी। यह सबसे प्राचीन संगम साहित्य का ग्रंथ है और यह एक व्याकरण ग्रंथ है। आपको ध्यान रखना कि यह कौन सा ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। दूसरा है अहिनानूर, इसकी रचना रुद्र शर्मन या मामूलनार ने की थी। तथा जो ये अहिनानूरू है, इससे हमें नंद व मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। आपको याद रखना है कि कौन से ग्रंथ से नंद व मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो हम बोलेंगे अहिनानूरू, जिसकी रचना रुद्र शर्मन या मामूलनार ने की थी। आगे चलते हैं हम। तीसरा ग्रंथ है तिरुकुरल, जिसको कुरल भी कहा जाता है। इसको तमिल साहित्य की बाइबिल, लघु वेद व पंचम वेद के नाम से जाना जाता है तथा यह एक जैन दर्शन साहित्य था। आगे चलते हैं। पुरुनानुरु, यह सबसे प्रसिद्ध गीत है। आगे है पदिरुक्तु, यह तमिल व्याकरण तथा रीति रिवाज का कोश है। इसको तमिल व्याकरण तथा रीति रिवाज का कोश कहा जाता है। इसकी 10 कविताओं में से 8 कविताओं में चेर शासकों की शौर्य गाथाओं का उल्लेख मिलता है। आपसे अगर पूछा जाए कि चेर शासकों की, जो कि संगम काल का सर्वाधिक प्राचीनतम राजवंश है और संगम साहित्य से जिसकी सर्वाधिक जानकारी प्राप्त होती है, वह है चेर वंश। तो चेर वंश की शौर्य गाथाओं का वर्णन किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, तो हम बोलेंगे पदिरुक्तु। आगे चलते हैं। संगमकालीन 5 महाकाव्य अत्यधिक प्रसिद्ध है, उनका हम अभी विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, लेकिन पहले नाम देख लेते हैं। ये आपको इमेज दिख रही होगी। तो प्रमुख जो 5 महाकाव्य संगमकालीन, वो है शिल्पद्दिकारम, मणिमेखलई, जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि को विवाह की किताब भी कहा जाता है, वलयपति और कुंडलकेसी। तो आइए हम इनको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो पहला है शिल्पद्दिकारम। तो इसकी रचना किन्होंने की थी या इनके लेखक कौन थे? इल्गो आदिगल ने इनको लिखा है। तथा ये क्या है, इसमें हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो इससे हमें कोवलन और कणग्गी व माधवी की प्रेम कहानी के बारे में पता चलता है। और जो ये शिल्पद्दिकारम है, इससे बार बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहली बात कि इसको लिखा है इल्गो आदिगन ने, जो कि एक जैन लेखक थे। इनका धर्म क्या था? जैन। दूसरी बात यह है कि यह जो ग्रंथ है, यह जो महाकाव्य है, यह प्रेम कथा पर आधारित महाकाव्य है तथा इसे तमिल साहित्य का रत्न व प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आपसे पूछा जाए कि तमिल साहित्य या संगम साहित्य का रत्न व प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो महाकाव्य पूछा है, तो महाकाव्य पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? शिल्पद्दिकारम। और आपसे पूछा जाए कि प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ या प्रथम व्याकरण ग्रंथ जो कि संगम साहित्य का है, कौन सा है? तोलकाप्पियम। और महाकाव्य शिल्पद्दिकारम। तो इसकी थोड़ी हम कहानी जान लेते हैं। शिल्पद्दिकारम का नायक कोवलन एक व्यापारी है। तो जो ये नायक है शिल्पद्दिकारम का कोवलन, यह एक पेशे से व्यापारी थे जो माधवी नामक गणिका पर अपना सारा धन गवाकर, एक माधवी नाम की गणिका थी, उन पर इन्होंने अपना सारा धन गवा दिया और अपनी पत्नी कणग्गी के पास आ जाते हैं। कोवलन एवं कणग्गी काबुंडी नामक जैन भिक्षुणी के साथ मदुरई के लिए रवाना होते हैं।
मदुरई में कोवलन पर रानी की एक पायल चुराने का आरोप लगता है। जो कोवलन है ना, इन पर जो मदुरई की रानी थी उनकी पायल चुराने का झूठा आरोप लग जाता है। वह राजा कोवलन को जल्दबाजी में मृत्यु दंड दे देता है। जब राजा को पता लगा कि कोवलन ने पायल चुराई है तो उन्होंने जल्दबाजी में कोवलन को मृत्यु दंड दे दिया था। कण्णगी अपने पति को निर्दोष साबित करती है। निर्दोष कोवलन को मृत्यु दंड देने की ग्लानि में राजा की मृत्यु हो जाती है। और जब राजा को पता लगता है कि उन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया है, जब कण्णगी ने अपने पति को निर्दोष साबित किया, तो उस क्षण इस खबर को सुनकर राजा की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उस राजा का क्या नाम था जिन्होंने कोवलन को मृत्यु दंड दिया था? तो हम आगे पढ़ेंगे कि उस राजा का नाम, जो कि एक पांडे शासक थे, उनका नाम था नेदुजेलियन। उनका क्या नाम था? नेदुजेलियन। और कण्णगी पूजा भी एक चेर शासक थे, उनका नाम था सेनुगुट्टुवन। उन्होंने कण्णगी पूजा प्रारंभ करवाई थी, कण्णगी पूजा की शुरुआत करवाई थी। और सेनगुट्टुवन को लाल चोर या भला चोर भी कहा जाता है। तो हम आगे चलते हैं। जो दूसरा महाकाव्य था वह था मणिमेखलई, जिसके रचनाकार थे शीतले सतनार। इन्होंने इनको लिखा है। और जो मेंडाले थे, इन्होंने शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य का इलियड व मणिमेखलई को तमिल साहित्य का ओडिसी कहा है। तो इलियड और ओडिसी शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई को किसने कहा है? मेंडाले ने कहा है। तो हम आगे चलते हैं। ये जो संगम साहित्य है वो प्रमुख इसके अंदर दिए गए हैं। तो इस डायग्राम को देख लेते हैं हम, आप इसको देख लेना। तो चलिए आगे चलते हैं हम। ओवैयर व नच्चेलियर संगम काल की दो प्रमुख विदुषी महिलाएं थी। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो आगे चलते हैं हम। ये हमने संगम जो साहित्य था, जो सभाएं हुई थी, उनके बारे में चर्चा कर ली है। अब हम संगमकालीन राजनीतिक इतिहास को देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संगम साहित्य में 3 महत्वपूर्ण राज्यों चेर, चोल व पांड्यों का उल्लेख मिलता है। तो किस किस का उल्लेख मिलता है संगम साहित्य से? चेर, चोल व पांड्य। ये डायग्राम दिया है, इसमें है चेरों का जो राज चिन्ह था वह था धनुष, चोलों का था बाघ और पांड्यों का था मछली। तो सबसे पहले और सर्वाधिक प्राचीन जो राजवंश था वह था चेर। इसको हम देख लेते हैं। चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश। अगर आपसे पूछा जाए चेर का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है? पर्वतीय देश। और जो केरल है, इसका ही प्राचीन नाम चेर है, या चेर केरल को ही कहा जाता था, जिसको हम वर्तमान में केरल नाम से जानते हैं। तथा जो चेर वंश है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी हमें ऐत्री ब्राह्मण व पदीरुक्तु से प्राप्त होती है। और इनका जो राज चिन्ह था वह था धनुष। इनकी राजधानी वांची फिर बाद में टोंडी परिवर्तित कर दी गई। यह सर्वाधिक प्राचीन राजवंश है। संगम साहित्य में सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है। हमने पहले भी चर्चा की है कि जो संगम सभाएं हुई है उनको संरक्षण प्रदान किया था पांडे शासकों ने। लेकिन उन जो संगम में साहित्य रचे गए थे, उनसे हमें जो सर्वाधिक जानकारी प्राप्त होती है वह जानकारी प्राप्त होती है चेर वंश की। और हम बता देते हैं कि जो अशोक महान थे, मौर्य वंश के महानतम शासक, उन्होंने अपने शिलालेखों में चेर शासकों को केरल पुत्र कहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि केरल पुत्र चेर शासकों को किसने कहा है, या फिर अशोक ने चेर शासकों को क्या कहा है? तो क्या कहा है? केरल पुत्र। अब हम देख लेते हैं जो चेर शासक थे प्रमुख, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए, तो जो पहले या प्रथम शासक थे वो थे उदयन जेरल। यह वंश का प्रथम शासक था।
जिसने महाभारत में भाग लेने वाले वीरों को भोजन करवाया था, तथा इन्होंने एक पाकशाला भी बनवाई थी। इन्होंने क्या किया था, आपको ये याद रखना है कि महाभारत में भाग लेने वाले जो वीर थे उनको इन्होंने भोजन करवाया था और इन्होंने एक पाकशाला का निर्माण भी करवाया था। पाकशाला जैसे कि रसोईघर, जिसको हम वर्तमान में रेस्टोरेंट, होटल बोल सकते हैं, उनका इन्होंने उदयनचेरल ने निर्माण करवाया था। तो आगे चलते हैं। नेदुनचेरल आदन, इनको हम हदिराज भी कह सकते हैं। इनकी एक अन्य उपाधि इमयौरंबन है, जिसका अर्थ है हिमालय तक सीमा वाला। और इन्होंने जो राजधानी थी वांची, वहाँ से मरंदई स्थानांतरित कर दी थी। और जो धनुष, जिसको हम पढ़ रहे हैं कि चेरों का राज चिन्ह था, वो किन्होंने निर्धारित किया था इनका राज चिन्ह? तो नेदुनचेरल ने धनुष को, चेर शासकों का राज चिन्ह निर्धारित किया था। आगे चलते हैं। कुट्टुवन या कुट्टवन, इनको हाथियों का स्वामी कहा जाता है। तो हाथियों का स्वामी किसे कहा जाता है? तो कुट्टुवन को कहा जाता है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। सेनुगुट्टुवन, यह चेर वंश का सर्वाधिक महानतम व शक्तिशाली शासक था। इन्होंने कनग्गी, जिसे पत्नी पूजा के नाम से भी जाना जाता है, उसकी शुरुआत की थी। आपसे पूछा जाता है, जाएगा नहीं, पूछा जाता है कि कनग्गी पूजा की शुरुआत किस चेर शासक ने करवाई थी? तो हम बताएंगे सेनुगुट्टुवन ने कनग्गी पूजा की शुरुआत करवाई थी। तथा इस पूजा की शुरुआत में जो श्रीलंका के शासक थे गजबाहु प्रथम, उन्होंने इनका साथ दिया था। तो नेक्स्ट शासक है आदिन ईमान। ये भी बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। इसने दक्षिणी भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। तो दक्षिणी भारत में सर्वप्रथम गन्ने की खेती की शुरुआत किस चेर शासक ने की थी? आदिन ईमान ने की थी। तो हमने चेर वंश को तो विस्तार पूर्वक देख लिया, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो हम जो संगमकालीन अन्य महत्वपूर्ण वंश है जो कि चोल, उसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। तो जो चोल राजवंश है, इसकी जानकारी हमें कात्यायन की वृत्तिका से प्राप्त होती है। आपको इतना याद रखना है कि जो चोल है, इसकी सर्वप्रथम जानकारी कात्यायन से प्राप्त होती है। तथा इनका राज चिन्ह बाघ था। इनका राज चिन्ह क्या था? बाघ। और इनकी राजधानी क्या थी? मनलूर। उरैयूर, उरैयूर कपास का केंद्र था और सूती वस्त्रों का केंद्र था, आपको याद रखना है। तथा तंजौर, यानी कि समय समय पर चोल शासकों की राजधानियां बदलती रही है। अब हम जो प्रमुख प्रमुख शासक है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो पहला शासक था वह था इलंजेत चेन्नी। यह चोल वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक था, जिसने उरैयूर को राजधानी बनाया था। और जो ये इलंजेत चेन्नी थे, ये करिकाल, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, चोल वंश का प्रमुख शासक था करिकाल, उनके पिता थे। और आपसे पूछा जाए कि प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन था चोल वंश का, तो वह था इलंजेत चेन्नी। और राजधानी किन्होंने बनाया था उरैयूर को, चोलों की? तो इलंजेत चेन्नी ने बनाया था। आगे देखते हैं हम एलारा। यह पहला शासक था जिसने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक उस पर शासन किया। आपसे पूछा जाता है कि श्रीलंका पर सर्वप्रथम शासन कौन से शासक ने किया, तो हम बताएंगे एलारा। नेक्स्ट करिकाल पर आ जाते हैं। यह चोलों का प्रथम सर्वाधिक प्रसिद्ध, शक्तिशाली व महत्वपूर्ण शासक था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चोलों की समय समय पर अलग अलग शाखाएं रही है। जो पहली शाखा है, तो इसमें जो करिकाल थे वह प्रथम सर्वाधिक प्रसिद्ध व शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने कई युद्ध भी किए हैं, जिसमें हम बेणी व वाहे प्रंदलई का नाम ले सकते हैं। फिर देख लेते हैं जो कि इनसे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है करिकाल से। तो वह क्वेश्चन है, इन्होंने पुहार की स्थापना की तथा कावेरी, जो कि वेंगई की सहायक थी, इस नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था। आपसे बार बार पूछा जाता है
कि कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध कौन से चोल शासक ने बनवाया? तो हम बताएंगे करिकाल ने बनवाया था। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कैसे या कैसे कावेरी और कैसे करिकाल। आगे, इन्होंने पट्टियन पालाई के लेखक को 60 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की थी। ये एक PYQ क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब हमने चोल वंश की जानकारी प्राप्त कर ली, तो जो संगम काल का अगला वंश है वह पांडे। तो इसके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। तो जो पांडे राजवंश है, इसकी जानकारी हमें सर्वप्रथम अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि की रचना है इससे, तथा मेगस्थनीज की इंडिका से प्राप्त होती है। तथा जो मेगस्थनीज थे उन्होंने इस वंश को मात्र शतात्मक वंश कहा है। तथा जो इनका राज चिन्ह था वह था मछली। चेरों का था धनुष, चोलों का बाघ, पांड्यों का मछली। और इनकी राजधानी कोरकई जो कि मोतियों के लिए प्रसिद्ध थी, वह मदुरई जिसको त्योहारों का शहर कहा जाता है, ये इनकी राजधानियाँ समय समय पर बनी थी। आप ऐसे याद रख सकते हैं, मैं से इनका मछली, मैं से मछली राज चिन्ह, और मैं से मात्र शतात्मक थाई, मैं से मेगस्थनीज ने कहा, तथा मैं से मदुरई। तो एम का संबंध किससे है? पांडे शासकों से है। आगे चलते हैं हम। जो प्रमुख शासक है उनको हम अब देख लेते हैं। तो जो पहले शासक थे वह है नेडियोन। इन्होंने समुद्री पूजा प्रारंभ करवाई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पांडे शासक ने समुद्री पूजा प्रारंभ करवाई? तो हम बताएंगे नेडियोन। आगे चलते हैं। नेडुजेलियन, यह सबसे प्रसिद्ध शासक था। अभी हमने विस्तार पूर्वक शिल्पद्दिकारम की जो कहानी या महाकाव्य देखा था, पढ़ा था, उनका संबंध इन्हीं नेडुजेलियन से है। इन्होंने कोवलन को जल्दबाजी में मृत्युदंड दे दिया था और इन्होंने रोम में दूत भी भेजे थे। तो सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा है पांडे वंश का? नेडुजेलियन। कोवलन को फांसी कौन से शासक ने दी थी? नेडुजेलियन। और कणगी पूजा या पत्नी पूजा की शुरुआत कौन से चेर शासक ने करी थी? सेन गुट्टुवन। अब हमने संगम साहित्य, संगम कालीन जो राजवंश थे उनको तो देख लिया। अब जो PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको भी हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संगम साहित्य किस भारतीय भाषा से संबंधित है? बताइए कौन सी भारतीय भाषा से संबंधित है संगम साहित्य? बताइए। तमिल, जो कि तमिलनाडु की भाषा है, तेलुगु, मराठी या फिर बंगाली। तो संगम साहित्य का संबंध कौन सी भारतीय भाषा से है? तो हम बताएंगे तमिल से, जो कि तमिलनाडु की है। और तेलुगु आ ही गए तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो विजयनगर था उसकी राजभाषा थी। तो विजयनगर की राजभाषा क्या थी? तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। संगम काल में लिखी गई प्रसिद्ध व्याकरण पुस्तक कौन सी है? मैंने आपको बार बार बताया कि प्राचीनतम प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ, प्राचीनतम प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ। तो बताइए कौन सी थी? अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, तोलकाप्पियम या इंडिका? तो इसका आंसर होगा तोलकाप्पियम, जो कि संगम काल में लिखी गई प्रसिद्ध व प्राचीनतम व्याकरण पुस्तक या ग्रंथ थी। इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी तोलकाप्पियर ने की थी, और द्वितीय संगम में इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तृतीय संगम कहाँ हुआ तथा इसका अध्यक्ष कौन था? तृतीय संगम की बात हो रही है। 3 संगम हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। संरक्षण प्रदान किया था पांड्यों ने। सर्वाधिक जानकारी प्राप्त होती है प्राचीनतम राजवंश चेर की। तो किसने किया था? कहाँ पर आयोजित हुआ था तृतीय संगम? और अध्यक्ष कौन बने थे? तो क्या इसके अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि, दक्षिणी मदुरई, ये सही है। कपाटपुरम में हुई थी क्या?
तिलकाप्यर नहीं है, यहाँ पे होगा तोलकाप्यर। तो तोलकाप्यर कपाटपुरम, क्या ये सही है तृतीय संगम से संबंधित? तीसरा है नक्कीरर उत्तरी मदुरई, तो इसका आंसर होगा नक्कीरर उत्तरी मदुरई। जो ये अगस्त्य ऋषि थे इनका संबंध था प्रथम संगम से, तोलकाप्यर का संबंध था द्वितीय संगम से, और तृतीय संगम से संबंध था नक्कीरर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तमिलनाडु का बाइबिल, लघु वेद व पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है? किस ग्रंथ को कहा जाता है बताइए? तिरुकुरल या फिर जीवक चिंतामणि, जिसको विवाह की किताब भी कहा जाता है जीवक चिंतामणि को। तो बताइए तमिलनाडु का बाइबिल, लघु वेद व पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा तिरुकुरल। क्या होगा? तिरुकुरल। कहीं कहीं पर आपको तिरुकुरल का नाम तिरुवल्लुवर भी मिल सकता है, तो दोनों एक ही है, तिरुवल्लुवर व तिरुकुरल। और इसके जो लेखक थे वो थे कुरल। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था, तो बताइए तमिल साहित्य की रीढ़ की हड्डी कौन सा ग्रंथ है? तो तमिल साहित्य की रीढ़ की हड्डी जो कि प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है तोलकाप्यम, उसको कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। कौन सा बंदरगाह पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं था? सोपारा, तोंडी, कोरकई या बारबेरिकम? तो इसका आंसर होगा सी, कोरकई, जो पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में अरसर किसे कहते थे? अरसर किसे कहा जाता था संगम काल में? तो बताइए शासक वर्ग, किसान वर्ग को, व्यापारी को या फिर जमींदारों को? तो अरसर कहा जाता था शासक वर्ग को, तो इसका आंसर होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को किस नाम से जाना जाता था? तो व्यापारी वर्ग को किस नाम से जाना जाता था? बेल्लार, वेनिगार, अमेचार या फिर अंडनार? तो व्यापारी वर्ग को जाना जाता था वेणीगार के नाम से। आपको बता दें कि जो वेल्लार थे वह संगम काल में धनी किसानों को कहा जाता था, और वेणीगार व्यापारी वर्ग को कहा जाता था, तथा जो अमेचार था इसका जो प्रयोग है संगम युगीन मंत्रियों के पद के लिए किया जाता था, और जो अंडनार है ब्राह्मणों को कहा जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जितनी जमीन पर एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। यह किस नदी के डेल्टे के बारे में कहा गया है? तो आंसर बताना है कावेरी, पुहार, गंगा या गोदावरी? तो इसका आंसर होगा कावेरी। तो नोट में देख लेते, कौन, को, वह, मन्नन जो थे वो राजा के लिए प्रयुक्त होते थे, ये शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे, तथा जो अमेचार है वह मंत्रियों के पद को कहा जाता था, और जो अय्य बोले हैं ये श्रेणी संगठन के लिए कहा जाता था, और जो संगमकालीन प्रमुख देवता था वह था मरुगान, और शुभ पक्षी कव्वे को माना जाता था। थैंक यू।